ऊंटारी बातां। आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊंटारी बात्या कार्यक्रम सुनने वाला से ऊंट पालक भाई ने ओम जी भाई और भोम जी भाई रा मोकड़ा राम राम भोम जी भाई राम ओम जी भाई राम। अरे अबार तो लाल ले दिना नागौर गेवड़ा। हाँ बिल्कुल सा एकदम सच्ची बात क्यों थे मैं ठीक सुनी नहीं। हाँ एकदम सच्ची बात सुनी और थासु देखो सा कई बात छिपोड़ी रह सके। हाँ ऊंट भी ले गया। हाँ बटे मेड़ो लाग रही हो नी। हाँ बिल्कुल देखो ए मेला जी का है नी पशुओं ने संरक्षण देने सारू बहुत ही बढ़िया है करे। और देखो अच्छी नस्ल ऊंट भी मिल जाए और जी थाने बेचना है तो थाने अच्छा दाम भी मिल जाए करे। तो ऐसा जगह मेला पर राजस्थान में लागे नहीं पशुओं ने पशुपाल ने बढ़ावा देने सारू एक बहुत ही बढ़िया कदम है। और पशुओं ने जो संरक्षित करने जो उद्देश्य नहीं वो इन मेले रे मायने अपन देखने मिले। बिल्कुल सा तो अपना जगह भी पशुपालक भाई है ऊंट पालक भाई है बे देखो जाए तो करिए मेले मायने और जे सोचा विचारी करे नहीं तो बेन तो आई निवेदन करा कि देखो मेले में चाहे थी खरीदारी करो नहीं करो पर एक भाग जरूर लेना चाहिए ताकि हमें नई जानकारी मिल जाए। और क्या भी करे नहीं कि भी जगह मेला मगरिया हुआ करे नहीं ए संस्कृति रा परिचय भी हुआ करे। बिल्कुल हुए साहब बिल्कुल हुए। और अपर जगी आज चौपाल है देखो सामने लोग बैठा है आज अडीक रहा है कि आज थे अथाई किन विषय पर कर सो। हाँ बिल्कुल देखो सा तो उनारी जी की जिज्ञासा है उन्होंने तो थे बता दो। सा तो मैं ही बता दूं सा आज आप बातचीत कर सा ऊंट पालन और प्रबंधन विभिन्न पहलू विषय पर आप बातचीत कर सा। और आज आप चौपाल में विशेष जानकारी देने सर पधारे है राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर से डॉक्टर वेद प्रकाश। तो सेव पहले तो डॉक्टर साहब रो करो स्वागत। बिल्कुल डॉक्टर साहब आप चौपाल में घणो स्वागत है। आपने मैं करा राम सा राम ओम जी भाई राम भोम जी भाई और सभी पशुपालक भाई को भी राम सा। देखो सा ओम जी भाई ये है कि भाई बसंत की शुरुआत होगी है और बसंत की बयार जी की बात चारा खानी चाल रही है। और डॉक्टर साहब भी देखो सा आज पागड़ी रंग बिरंगी पैर पर आया है। बिल्कुल सा तो डॉक्टर साहब कोई भी जीव हुए उनकी नियमित दिनचर्या ही मेरे स्वास्थ्य की कुंजी होया करे। बिल्कुल सा है नी। तो इन सारू आप माने आप बताओ कि एक स्वस्थ ऊंट री दैनिक दिनचर्या किन तरह होनी चाहिए। देखिए भोम जी भाई कि दैनिक दिनचर्या जो है पशु के कार्य पालन पद्धति इत्यादि के आधार पर निर्भर करता है। तो दैनिक गतिविधियां ऊंट के व्यवहार और स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में जानकारी देती हैं और इसमें कोई भी बदलाव रोगग्रस्त ऊंट की पहचान करने का एक प्रारंभिक संकेत देता है। ऊंटों की 5 जो है मुख्य दैनिक गतिविधियां खाना, खड़ा होना, बैठना, पानी पीना और सोना होता है। ऊंट में निष्क्रिय व्यवहार जैसे जुगाली करना, बैठना और सोना इत्यादि शाम और रात के समय अपने चरम पर पहुंच जाता है, जबकि सक्रिय व्यवहार जैसे भोजन करना, घूमना इत्यादि दिन के समय में अपने चरम पर पहुंच जाता है। आमतौर पर अपने प्राकृतिक आवास में रहने वाले ऊंटों की गतिविधियां फार्म में पलने वाले ऊंटों से अलग होते हैं। अपने प्राकृतिक रेगिस्तानी आवास में ऊंट आमतौर पर भोजन और पानी के तलाश में मीलों तक चरने जाते हैं, जिसके कारण भोजन, पानी, छाया की खोज में ज्यादा समय व्यतीत होता है, जबकि सोने और आराम करने का समय उनका कम हो जाता है। और एक अनुसंधान में कई दिनों तक ऊंटों का अवलोकन करने से पता चला है कि ऊंट सुबह के समय और दोपहर से जो दोपहर का 12 बजे से 4 बजे तक का समय है उसके बीच में खाने पीने और खड़े होने की गतिविधियां में ज्यादा सक्रिय थे, जबकि शुरुआती दोपहर और दोपहर के दौरान वो छाया के नीचे बैठना पसंद करते हैं और शाम और रात के दौरान वो मुख्य रूप से साथ बैठते हैं, सोते हैं और कभी कभार कुछ खड़े होने और चलने फिरने की गतिविधियां करते हैं। अध्ययन में यह भी देखा गया है कि दिन में 6 से 10 घंटे का समय खड़े होकर और 3 से 4 घंटे सोकर व्यतीत करते हैं, जबकि बैठने और खाने की गतिविधियों में क्रमशः 6 से 10 घंटे और 3 से 5 घंटे का समय व्यतीत करते हैं। औसत पानी पीने की गतिविधि का समय लगभग 1 घंटे का होता है और स्टॉल फीडिंग में जो हम बाड़े में चारा देकर खिलाते हैं वैसे सिस्टम में ऊंट प्रथम 2 घंटे में अधिकतम चारा खाता है और रात के दौरान जो है अपने जितने चारा दिन भर में खाता है उसका 35 से 40% वो रात को खाता है। तो ये एक जो है स्वस्थ ऊंट की दैनिक दिनचर्या है और इसको पशुपालक अगर ध्यान से देखे तो उसके सारे लक्षणों को पहचान सकता है।
जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया जानकारी दी। देखो भूम जी भाई, ऊँट जी का नियम है खुदरा कि कणे उठ सी बैठ सी, कणे खानो खासी और कणे पानी पीसी, बीरा भी समय निश्चित बीर अनुसार अगर आप काम करसा तो विष्णु जी का अपन मिलने वाला उत्पाद है वे भी बढ़िया मिलसी। बिल्कुल मिल सीसा और क्या भी करे नहीं कि जो आदमी समय रे साथे और समयबद्ध चाल तो रहे नहीं। हाँ। तो उनकी प्रगति तो यही करे। बिल्कुल सर, आप देखो मनुष्य रे जीवन रे मायने भी अगर समय जो है खानो पीनो अगर उचित हुए तो आप स्वस्थ रहवा, निरोगी रहवा, और बेसमय अपन खान पान करसा तो आप स्वास्थ्य पर भी कुप्रभाव पड़े। और अब डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहवा कि किन तरह का क्षेत्र और मौसम ऊँटा रे वास्ते आरामदायक रह करे या ऊँट वास्ते नुकसानदायक रह करे, इस बारे में थोड़ी जानकारी दो साहब। देखिए ओम जी भाई, जो ऊँट मुख्य रूप से रेगिस्तान का पशु है और इसकी शारीरिक संरचना जैसे त्वचा का रंग, बाल, कान, नाक, होठ, सर, गर्दन, कुबड़ इत्यादि इसे विशिष्टता प्रदान करते हैं। वहीं इस प्राणी में विद्यमान अनूठी वातावरणीय अनुकूलताएं जैसे धरती पर बैठने की मुद्रा, इसकी जो है शरीर की ऊंचाई, तापीय अनुकूलताएं इत्यादि से रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र हेतु उपयुक्त पशु सिद्ध करता है। ऊँट अपने नस्ल और प्रजाति के हिसाब से भिन्न भिन्न वातावरण में आराम से रहता है। जैसे राजस्थान के ऊँट नस्ल जैसे बीकानेरी, आप जैसलमेरी, मारवाड़ी को शुष्क वातावरण चाहिए, मेवाड़ी ऊँट को पहाड़ी वातावरण में रहना ठीक लगता है। उसी प्रकार खराई ऊँट जो गुजरात में पाए जाते हैं उसको समुद्र या उसके आसपास का नमी वाला वातावरण अच्छा रहता है। ऊँट अपनी माँ से सीखते हैं कि उन्हें किन पेड़ों और झाड़ियों को खाना चाहिए, इसलिए उन्हें विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच ले जाना कठिन है। रेगिस्तान में पाले गए ऊँट को अरावली की पहाड़ियों में भोजन करने में कठिनाई होगी। आज यह पशु भारत के सभी भागों में मौजूद है, चाहे वो उड़ीसा हो या कन्याकुमारी का तटीय इलाका हो या हरिद्वार का नदी तट या लद्दाख का बर्फीले पहाड़ क्षेत्र। इसके पालन के लिए स्वाभाविक चराई और उचित प्रबंधन जरूरी है, और ये अगर मिलेगा तो कहीं भी इसको पाल सकते हैं। लेकिन इनके प्रजनन क्षेत्र के बाहर पालने पर पशु पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके संबंध में ज्यादा अभी तक जानकारी मौजूद नहीं है। तो भाई खोज चल रही है अभी तक भी, है नहीं। मैं उम्मीद करा कि भाई आज की खोज है जल्दी से पूरी हो जावे ताकि उनारो भी लाभ ऊँट पालका ने मिल जावे। अब बात करा डॉक्टर साहब आके भाई ऊँट पालन की प्रचलित प्रबंधन प्रणाली है वह किसी किसी है। देखिए, ऊँट का जो प्रबंधन प्रणाली है वो क्षेत्र और वर्षा के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। कम वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं जैसे बाड़मेर, जैसलमेर के जिले हैं, वहां पर खेती केवल मानसून के दौरान की जाती है। तो ऊँट वर्ष भर बिना निगरानी के घूमते रहते हैं। उन क्षेत्रों में जहां फसल की खेती महत्वपूर्ण है, उदाहरण के लिए आप मान लीजिए पाली जिला है जहां ऊँट पूरे वर्ष भर चरवाहे की निगरानी में चराए जाते हैं। ऊँटों को अधिकतर व्यापक प्रबंधन पत्ती के तहत पाला जाता है, और ये जो पत्ती है व्यापक प्रबंधन प्रणाली, इसमें ऊँटों को स्वतंत्र रूप से चरने और स्वतंत्र रूप से प्रजनन करने की अनुमति होती है। सभी ऊँटों को आमतौर पर बसंत ऋतु में बाल कतरने, खुजली का उपचार, ब्रांडिंग जिसमें कि नंबर उनको देते हैं, करने के बाद एकत्र किया जाता है। उसके बाद जानवरों को फिर से चराई के लिए छोड़ दिया जाता है। आमतौर बरसात के मौसम के 3 महीने, जुलाई से सितंबर का जो महीना होता है, उस दौरान ऊँटों को फिर से इकट्ठा करना आवश्यक होता है ताकि उन्हें फसलों को नुकसान से बचाया जा सके। अधिकांश चरवाहे प्रजनन के मौसम के दौरान अपने ऊँटों की निगरानी करना पसंद नहीं करते हैं। जो पारंपरिक रूप से ये जो मौसम होता है वो 2 हिंदू त्योहार जो दीपावली नवंबर के आसपास और होली मार्च के आसपास के बीच में आते हैं, ताकि प्रतिस्पर्धी नरों के बीच जो होने वाले झगड़े उसको रोका जा सके। तो इसमें पशु खुले घूमते हैं। जी जी। और अब डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, ऊँट पालन और ऊँट रख रखाव सर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ऊँट में किसी समस्या में आ सके जिकी गाय भैंस जैसा दूसरा पशुओं में आया नहीं करे। देखिए, ऊँट का जो पालन पोषण और प्रबंधन है, उच्च वृद्धि दर, सही शारीरिक बनावट, अच्छा स्वस्थ पाने के प्रयासों पर केंद्रित होना चाहिए। मतलब हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि कैसे हम उसको प्रबंधन करें ताकि हमको ज्यादा शरीर का भार मिले, जल्दी जल्दी उसकी ग्रोथ हो, तो जिससे कि जन्म से मृत्यु तक कम आर्थिक लागत से हम उसका ज्यादा से ज्यादा उससे फायदा ले सकें। तो सभी ऊँटों को आमतौर मार्च से अप्रैल के महीने में बाल कतराई करके बाह्य परजीवी नाशक से स्प्रे करते हैं, जिससे कि चीचड़, घून, जू, मक्खी से होने वाले प्रतिकूल प्रभाव से बचाव होता है। फिर ऊँटों के पालन पोषण में चराई का काफी महत्व है, इसलिए अच्छी उत्पादन हेतु चारागाह की उपलब्धता बहुत जरूरी है। तो अन्य पालतू पशुओं से भिन्न चारा वृक्ष, घास, झाड़ी इत्यादि इन्हें पसंद है, इसलिए इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना एक चुनौती होती है जी। और गाय भैंस के विपरीत ऊँटनियों में दूध दोहन बिना बछड़े के संभव नहीं होता है। अधिकांश ऊँटनियों में जब बछड़ा माँ के थन को नहीं चूसता है तब तक वह पौंसती नहीं है। मिल्क लेट डाउन, जिसको दूध स्राव भी कहते हैं, के लिए बछड़े की आवश्यकता होती है। तो इस मामले में वो गाय भैंस से भिन्न है। इसके अलावा गाय भैंस
वर्ष भर प्रजनन कर सकता है, लेकिन ऊँट मौसमी प्रजनक होते हैं। इनका प्रजनन काल नवंबर से मार्च माह के बीच होता है, जो पारंपरिक रूप से 2 हिंदू त्योहार दीपावली और होली के बीच आते हैं। अतः प्रजनन काल में ऊँटनियों का प्रजनन सुनिश्चित करें, अन्यथा ऊँटनियां वर्ष भर बिना गाभिन हुए रह जाएगी और काफी आर्थिक नुकसान होता है। इसके अलावा गाय, भैंस, भेड़, बकरी की तुलना में इसमें खुजली और सर्रा की बीमारी ज्यादा होती है। तो सर्रा से बचाव हेतु साल में एक बार आप क्विनापारामाइन सल्फेट और क्विनापारामाइन क्लोराइड का इंजेक्शन मानसून से पूर्व सभी ऊँटों को लगाना चाहिए। इन पशुओं को उपचार, दवा पिलाने इत्यादि हेतु पकड़ने के लिए ज्यादा मेहनत लगता है और इस कार्य में जो दक्ष लोग होते हैं वही इसको पकड़ सकते हैं। तो हमको एक खास तरह के लोग की भी जरूरत होती है। और इसी में अगर देखें कि ये तो एक जनरल बातें हो गई, लेकिन जैसे गाभिन और दुधारू ऊँटनी हमारे पास है तो उसके गर्भकाल के अंतिम 2-3 माह में उनको दाना व खनिज मिश्रण चारा के साथ दिया जाना चाहिए। पहले प्रसव के समय ऊँटनी की उचित देखभाल की जानी चाहिए। गर्भवती ऊँटनी को प्रसव की अपेक्षित तिथि से कम 1 सप्ताह पहले खुले में चरने के लिए नहीं ले जाना चाहिए। गाभिन ऊँटनियों को ब्याने के लक्षण अगर वो दिखा रही है तो उसे अकेले में रखें। थन में सूजन देखकर ब्याने का अंदाज आप लगा सकते हो। उन्नत गर्भवती ऊँटनियों को दाना व चारा खनिज मिश्रण के साथ दिया जाना चाहिए। पहले प्रसव के समय ऊँटनी को ज्यादा देखभाल की जरूरत पड़ती है और अगर बछड़े द्वारा दूध पीने के बाद यदि उसके थन में अतिरिक्त दूध रह जाता है तो उसे निकाल देना चाहिए। और जो ऊँटनी चरने के लिए नहीं जाते उसे प्रतिदिन व्यायाम कराना चाहिए। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब। विशेषकर अपने तो टीकाकरण रो समय पर ध्यान रखना है और एक संतुलित खान पान भी बहुत जरूरी है, क्यों डॉक्टर साहब? हाँ जी ओम जी भाई। पशुपालक का भी है वह सगला इन बात से परिचित है कि भाई ऊँटड़ी सु दूध तो मिले, पर साथे साथे सवाल ओ आवे कि भाई ऊँट सु दूध रे अलावा और किसी चीजा जिया खाद है या ऊन है आदि बे मिलिया करे और जिकी आपा सगला वास्ते उपयोगी भी होया करे। देखिए, ऊँट में ऊँटनी के दूध तो आजकल काफी प्रचलित हो रहा है, लेकिन इसके अलावा ऊँट से हम खाद के रूप में मिंगनी, उसके अलावा उसका बाल या ऊन आदि प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ऊँट की मृत्यु के बाद उसके ऊँट की खाल, हड्डियां इत्यादि भी काम में आते हैं और उससे बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट के आइटम भी बनाए जाते हैं और जो व्यावसायिक रूप से बहुत उपयोगी हैं। और इसका जो है इससे विभिन्न तरह के आप उत्पाद बना के आप लाभ ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया जानकारी दी सा कि भाई खाली दूध ही नहीं बहुत महत्वपूर्ण कोई नहीं। हाँ। है ऊँट रा जगह बाल है, ऊँट री जगह मेंगनी है, बाबी कितनी काम आया करे है। बिल्कुल सर, हड्डियां भी काम आया करे, हड्डी चमड़ा तो, है। हाँ एकदम आप सही कह रहे हैं ओम जी भाई, हड्डी तो काफी महत्वपूर्ण है। जी। और ऊँट की खाल है, बाबी लोग बहुत काम में लिया करे। हाँ, सब तरह के आइटम बनते हैं। आप राजस्थान के किसी भी ऐसे जगह जहाँ पर ऊँट ज्यादा पाए जाते हैं, आप वहाँ कोई भी हैंडीक्राफ्ट के दुकान में आप जाएंगे, आपको बहुत सारे आइटम, बेल्ट से लेके बैग से लेके टोपी से लेके हैट से लेके सब तरह के आइटम आपको ऊँट के खाल के बने हुए मिल जाएंगे। जी। और अब डॉक्टर साहब आप बात करा ऊँट और उम्र, तो इरो जीवन काल और उम्र कितनी हुआ करे? देखिए, लगभग ऊँट जो है 40 साल की उम्र तक जिंदा रह सकता है, लेकिन उनका उपयोगी जीवन खास करके जब यातायात और माल ढुलाई के लिए जो होता है 6 वर्ष से शुरू होकर 15 से 20 साल तक सीमित होता है। 6 साल के पहले तो वो अपरिपक्व होते हैं और 20 साल के बाद उनके जो दांत घिस जाते हैं और जिसके कारण जो है उनकी शारीरिक दुर्बलता बढ़ते जाती है और उसकी उपयोगिता को कम कर देते हैं। तो आप एक कह सकते हैं 6 साल से लेके 20 साल तक तो लगभग उनका जो है उत्पादक जीवन होता है। बहुत ही बढ़िया जानकारी दी। और अब ओम जी भाई बखत है गीतड़ ले रो। हाँ, बिल्कुल सच्ची बात कही थे ओम जी भाई कि भाई गीतड़ लो जो है नी वो प्रोग्राम री सुंदरता और बढ़ा देवे। हाँ, तो आपसे सुनो भाई, अब आप सुनियो एक मीठो मीठो सो गीतड़ लो। मैं डॉक्टर आर्तबंधु साहू, निदेशक राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ये केंद्र ऊँटों के संवर्धन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत है। समस्त ऊँट पालक भाई बहन इस क्षेत्र से जुड़कर अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं एवं व्यवसाय हेतु जो लाभ उठाना है वो उठा सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ऊँटरी बाता माह के दूसरे और चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे जरूर सुने। राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर।
इन बेला आपसे सुन रहा हो आकाशवाणी बीकानेर ढोलामारू चैनल री प्रस्तुति ऊंटारी बाता। और आज चौपाल में जानकारी देने सारू पधारिया है राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर से डॉक्टर वेद प्रकाश। और आज आप बातचीत करिया ऊंट पालन और प्रबंधन रा विभिन्न पहलू विषय पर। डॉक्टर साहब गीतले हूँ पहली आप ऊँट री उम्र है उन बारे में मैंने बता रहा था, तो अब सवाल दिमाग रे मायने ओ आवे कि भाई ऊँट री जी की प्रजनन अवधि है बा कई होया करे, केवन रो मतलब कितना दिन होया करे या कितना महीना होया करे, और वह कितनी बार ब्याह सके, यानी कि 11 बजे का बच्चा है पैदा हो सके। देखिए, ऊँटनी में जो गर्भकाल जो होता है 385 से 390 दिन के बीच होता है, और आमतौर की भाषा में हम लोग बोलते हैं कि इसका जो गर्भकाल 13 महीने का होता है। और यह भी देखा गया है कि अगर गर्भ में बच्चा नर है तो ये थोड़ा सा जो है ना पहले ब्याह जाती है, 385 से 88 दिन हमने औसत देखा है अपने अनुसंधानों में। और अगर मादा हो तो थोड़ा ज्यादा टाइम लेती है, जो हमारा औसत देखा गया वो 390 से 394 दिन के बीच में ब्याहती है। और आमतौर पर जो ऊँटनी है 2 साल में एक बच्चा देती है, लेकिन अगर सर्दी ऋतु प्रारंभ होते ही जैसे नवंबर का महीना में गर्भित कर अगले वर्ष दिसंबर में बच्चा ले लिया जाए और 1.5 या 2 माह के बाद फिर से गर्भित करा लिया जाए तो 3 साल में 2 बच्चे एक ऊँटनी से आसानी से लिया जा सकता है। जी, अब एक छोटा सी प्रश्न और है डॉक्टर साहब कि एक ऊंट है या ऊंटनी है बिन एक दिन में कितना भोजन चाहिए? देखिए, पशु पालन में आहार का बहुत महत्व होता है, वही उसकी आर्थिक लागत को डिफाइन करती है। तो मैं बताना चाहूंगा कि एक ऊंट एक दिन में औसत 10 से 12 किलो सूखा चारा खाता है। और जो ऊंट ऐसे ऊंट जो सवारी के लिए काम में लिए जाते हैं उनको 14 किलो चारा और 2 किलो दाना देना चाहिए। इसके अलावा जो दुधारू ऊँटनी है उसको 1-2 किलो दाना चारे के अतिरिक्त देना चाहिए। ऊँट तो चराई वाला पशु है, तो चारागाह में जो है बहुत तरह के पेड़ पौधे हैं जो ऊँट को पसंद है, जैसे आपका खेजरी है, जाल है, इसके अलावा जो नीम है, नीम का पेड़ भी आसानी से खाता है। बहुत सारी घासें हैं वो भी खाती है, रेगिस्तानी घासें है वो खाते हैं। इसके अलावा आप जो हमारी अर्ध सघन जो पद्धति है, पालन पद्धति होती है, उसमें हम लोग जो भी हमारे एरिया में जो पेड़ पौधे उगते हैं या फिर जो भी फसल होता है उसके विशिष्ट और अवशेष जो है ना हम उनको खिला सकते हैं। जैसे हम लोग आमतौर पर ग्वार का जो फसल का जो अवशेष है वो देते हैं, या मूंगफली के अवशेष हैं जो ग्वार पलगट्टी जिसको बोलते हैं, या मूंगफली के चारा, वो हम उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा आप उत्पादन अवस्था के आधार पर आप इसको दाना देना चाहिए, साथ में आप मिनरल मिक्सचर विटामिन का बीच बीच में आप सप्लीमेंट करें तो उससे उत्पादक क्षमता ज्यादा होती है। और साथ में जैसे विभिन्न अवस्था, जैसे छोटे बच्चे के लिए अलग तरह के आहार बनानी चाहिए, उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होना चाहिए क्योंकि उनको वृद्धि ज्यादा होती है, तो उसके हिसाब से आहार है। गाभिन पशु है उसमें भी अलग आपको खाना दाना देना चाहिए अलग से, जो दैनिक चारा देते हैं उसके अलावा। तो इससे उसका पशु का स्वास्थ्य ठीक रहता है और उत्पादक क्षमता भी ज्यादा होती है। एक डॉक्टर साहब कने कने देखा कि भाई घराने मायने जो कोई बच्ची कुछ चीजा हुए बेबी ऊँटनी ने या ऊँट ने खिला दिया करे तो खिला सकेगी? हाँ, खिला सकते हैं। और अभी तो आप देखिए हम लोग इसके ऊपर अनुसंधान भी कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे फल हैं, सब्जियां हैं, वो बर्बाद चले जाते हैं, तो हम कि उसको कैसे उपयोग में लाएं इसके लिए भी अनुसंधान कर रहे हैं कि वो बर्बाद हो जाते हैं, उससे अच्छा उसको सुखाकर उसको प्रोसेस करके हम पशुओं को खिला दें, ऊँट को भी खिला दें। खाना जो है आपको किसी भी, चाहे कोई भी हो, मनुष्य हो या जानवर हो, खाना तो एक उत्तम गुण का उत्तम होना चाहिए। जो भी उसको खिलाते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। केवल मतलब वही है कि भाई खान पान रो ध्यान देखो, जी आपा रो रखो नहीं, जी पशुआरो भी रखना चाहिए। और एक डॉक्टर साहब कहीं 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 होया करे कि भाई कोई ऊँट वगैरह में क्या है कि आज मैंने खा जाया करे, काट लिया करे, तो क्या ऊँट मनुष्य वास्ते खतरनाक भी हो सके? कहीं जिया बे कोई ने काट लेवे या कोई ने बात हमलो कर देवे तो एडी भी पता हो सकेगी? देखिए, ऊँट तो बहुत शांत स्वभाव का पशु होता है, लेकिन खास करके कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जैसे जब नर पशु जो होता है, नर ऊँट होता है, प्रजनन के मौसम में आक्रामक हो जाता है, तो और ये सहवास के दौरान ये मादा को गर्दन पर काट सकता है और साथ में पास में जो आसपास में जो खड़े लोग हैं उसको नुकसान तो पहुंचा सकता है। इसलिए नर को प्रजनन के दौरान सावधानी पूर्वक रखना चाहिए और प्रजनन व्यवहार के समय ऊँट को परेशान करना, मारना, पिटना या कोई सजा देने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जब भी हम किसी को नुकसान करते हैं तो वो तो उलट के जो रिटेलिएट करता है, तो इस चीज से जो अगर हम बचें तो कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा करने से क्या है कि हम ऊँट पालकों का भी नुकसान नहीं होगा और पशु का भी नुकसान नहीं होगा। तो ये ऐसा नहीं है कि बहुत खतरनाक, ये अच्छा पशु है, लेकिन कभी कभी विशेष परिस्थिति में जब आप इसको तंग करते हैं तो ये वापस वो कभी कभी काटने की इसमें प्रवृत्ति देखी गई है।
बिल्कुल सा, और ए थोड़ी सावधानी अपने रखनी चाहिए। और डॉक्टर साहब, अब मैं आप सो जानना चाहूँ, पर जी पशुपालक है, बे गाय भी रखे, भैंस भी रखे है और भेड़ बकरी भी रखा करे, तो यार साथे साथे क्या बे बाड़े रमायने ऊँट ने भी रख सके? देखिए, ऊँट का व्यवहार इन पशुओं से अलग होता है, तो इसको उसके साथ आसानी से एक बाड़े में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि एक ऊँट बड़ा जानवर है और उसके रहने का स्थान और अन्य पशु का रहने का स्थान में अंतर होता है, तो इसको उससे अलग ही रखना चाहिए। बहुत बढ़िया जानकारी डॉक्टर साहब। अब एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किसी नस्ल का ऊँट अपन प्रदेश रे सारू बढ़िया रहे, अब ये अगर आप उत्पादन से बात कराएं, आमदनी से बात करें, तो वे उपयोगी रहे। देखिए, ऊँट की जो नस्ल है वो किस काम के लिए हम ऊँट को उपयोग में लेना चाहते हैं उसके आधार पर जो है डिपेंड करता है। जैसे अगर आपको बोझा ढोने के लिए या घरेलू कार्यों में गाड़ा के लिए चाहिए तो आपको बीकानेरी की नस्ल अच्छी है। आपको रेस के लिए अगर कोई चाहिए कि दौड़ाने के लिए चाहिए तो उसके लिए जो है आपको जैसलमेरी की जो नस्ल अच्छी है। आपको दूध के लिए चाहिए तो उसके लिए कच्ची और मेवाड़ी नस्ल अच्छी नस्ल मानी जाती है, उसमें दूध उत्पादन क्षमता। तो आपकी क्या जरूरत है उसके हिसाब से, जैसे नाचने के ऊँट हैं तो आपको अगर डांस के लिए ऊँट चाहिए तो वो ऊँट ज्यादा अच्छा है, या जैसलमेरी की ऊँट है, जैसलमेरी नस्ल की, उसको हम उपयोग में लेते हैं। इसके अलावा आप जालौरी नस्ल है, वो भी मजबूत ऊँट होते हैं, उसको भी ऊँट गाड़े और बोझे ढोने में उपयोग में ले सकते हैं। जी साहब। देखो साहब, डॉक्टर साहब बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा रही है। तो देखो साहब, फिर भी अपन समय जो है नी बीरी भी कदर करनी चाहिए। तो समय के साथ साथ डॉक्टर साहब, मैं आपसे आ निवेदन करना चाहवा कि भाई चालती चालती बेड़ा महाराज का ऊँट पालक है, उन्होंने आप कई संदेश देना चाहो इन्हें ऊँट पालन सारू। देखिए, मैं तो ऊँट पालक भाइयों को यही कहना चाहूंगा कि आप उचित प्रबंधन पद्धति को अपनाइए, और उसको अपनाएंगे तो आपका उत्पादन क्षमता ऊँटों की बढ़ेगी और आप ज्यादा से ज्यादा आर्थिक लाभ ले सकें। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि पशुपालक भाई जो भी ऊँट पालक हैं, कृपया ऊँट को दूध के लिए ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लें, और उसके दूध को आप उससे अच्छा कीमत पा सकते हैं, कमाई कर सकते हैं। तो आप एज ए दुधारू पशु के रूप में इसको पालने का कोशिश करें। आपको किसी भी ऊँट पालक भाई को अगर प्रशिक्षण की जरूरत है तो हमारे यहाँ आप इसके बारे में आप मेल कर सकते हैं, या फिर हमारे वेबसाइट के ऊपर दूरभाष नंबर दिए हैं, उस पर आप कॉल करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। और विभिन्न ट्रेनिंग हम लोग करवाते रहते हैं, उसमें आप भाग ले सकते हैं और ऊँट पालन संबंधित विभिन्न आयामों को आप जान सकते हैं। बिल्कुल सर। देखो, जब भी समय समय पर प्रशिक्षण शिविर लगे तो अपन बढ़ चढ़ भाग लेना चाहिए। अगर थाने सूचना मिल गई है शिविर की कोई, तो अपन आगे से आगे भी बांट देनी चाहिए, ताकि सभी जगह ऊँट पालक है, पशुपालक भी लाभ मिल सके। तो आज सर चौपाल में जानकारी देने से पधारे राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर से डॉक्टर वेद प्रकाश, और आज आप बातचीत करी ऊँट पालन और प्रबंधन रा विभिन्न पहलू। डॉक्टर साहब, आप चौपाल में पधारे और माने थी अच्छी और बढ़िया जानकारी दी, इन सारू मैं आपने देवा धन्यवाद और करा राम राम सा। राम राम साहब। ऊँटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊँटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन कार्यक्रम रा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्री महेश्वर नारायण शर्मा ने। सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी री। हमें माने आज्ञा दिराव सा मोकला मोकला राम राम सा।